हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे हैं। तो आज हम लोग दोस्तों लुसेंट होमवर्क डे 3 में पॉलिटी पढ़ेंगे। दोस्तों पॉलिटी में आज क्या पढ़ना है? भारतीय संविधान की विशेष उद्देशिका एवं प्रस्तावना एवं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत एवं भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में, यानी 6 देशी रियासतों का भारत में विलय, और 7वां है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और इससे संबंधित लुसेंट बुक से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट अगर आप सभी लोग देना चाहते हैं टेलीग्राम पे टेस्ट, तो दोस्तों टेस्ट फ्री 0147 लिखकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और टेस्ट देंगे दोस्तों। तो आइए निम्नलिखित टॉपिक को आज हम लोग बुक के माध्यम से, रीडिंग के माध्यम से समझते हुए कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो आज का 1 2 3 4 5 टॉपिक को आज क्लियर करेंगे भारतीय संविधान में दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर टॉपिक 3 में देखेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है उन्हें संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया है। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार के हैं। क्या है दोस्तों? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्र प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर होकर अपनी इस संविधान में सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है दोस्तों। प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना, भारतीय संविधान प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आइए दोस्तों देखेंगे हम लोग प्रस्तावना की मुख्य बातें। प्रस्तावना की मुख्य बातें आइए। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी। नेक्स्ट है संविधान प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसमें भागा नहीं माना जाता है। यानी प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के ही लोग हैं। नेक्स्ट, प्रस्तावना में लिखित शब्द तथा यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है प्रस्तावना। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं दोस्तों। बेरुवारी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना अधिक निर्वाचन में सहायक करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, बेरुवारीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 ईस्वी में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। 1973 ईस्वी में क्या कहा? संविधान प्रस्तावना का अंग है, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है दोस्तों। केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं दोस्तों।
नेक्स्ट है, भारत के संविधान में प्रस्तावना 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है एवं 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। अंशतः यह कठोर और अंशतः लचीला है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है दोस्तों। नेक्स्ट हेडिंग की ओर दोस्तों बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को भारत राज्यों का संघ घोषित किया गया है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर दोस्तों बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों की संविधान की सहायता से ली गई है। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। पहला दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं विधि आपात कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा। ये सब किस देश से लिया गया दोस्तों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आइए नेक्स्ट देखेंगे ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया। ब्रिटेन से दोस्तों संसाधनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। नेक्स्ट है विधि का शासन दोस्तों। विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनात्मक वाद, कानून के समक्ष समानता। चौथा है दोस्तों आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। आइए नेक्स्ट क्या है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता दोस्तों। आइए नेक्स्ट जर्मनी से हमने क्या क्या लिया दोस्तों। आपातकाल के प्रवर्तक के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। नेक्स्ट है कनाडा। संघात्मक विशेषताएं और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शी न्याय निर्णयन। आइए नेक्स्ट है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। रूस से हमने क्या लिया दोस्तों। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। जापान से क्या लिया दोस्तों। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का निर्माण। आइए नेक्स्ट दोस्तों पढ़ेंगे फ्रांस। फ्रांस क्या क्या दिए दोस्तों। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समता और बंधुता के आदर्श। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम या तो शब्द से लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है दोस्तों। आइए नेक्स्ट
नेक्स्ट पेज में दोस्तों देखते हैं भारतीय संविधान के अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। प्रथम अनुसूची में क्या है, इसमें भारतीय संघ के राज्य 28 एवं केंद्र शासित 8 क्षेत्रों का उल्लेख है। प्रथम अनुसूची में क्या है दोस्तों, 28 राज्य और 8 केंद्र शासितों का उल्लेख है। संविधान के 69वें संविधान संशोधन के बाद दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। द्वितीय अनुसूची में देखेंगे दोस्तों, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभी सभापति एवं उपसभापति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। मतलब विभिन्न अधिकारियों के वेतन और भत्ते और पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है दोस्तों, तो द्वितीय अनुसूची में। आइए तृतीय अनुसूची में देखते हैं दोस्तों क्या है। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख, यानी शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो तृतीय अनुसूची में दोस्तों। नेक्स्ट चौथा अनुसूची में क्या, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विचार का विवरण दिया गया है दोस्तों। पांचवी अनुसूची में क्या दोस्तों, इसमें विभिन्न अनुसूची क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया, यानी SC/ST के एक्ट के बारे में उल्लेख किस में किया गया, तो पांचवी अनुसूची में। छठी में क्या, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, यानी ST के बारे में। आइए नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं क्या है। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र में एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा का किसमें उल्लेख किया गया, सातवीं अनुसूची में। इस अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची किसे कहते हैं, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा एवं बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि। आइए नेक्स्ट है दोस्तों राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय हैं, शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल और स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग आदि। आइए नेक्स्ट है समवर्ती सूची दोस्तों। समवर्ती सूची के बारे में देखते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों तरह सरकारें बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय। समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं, दीवानी और फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह, तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि। ये सब किस में आते हैं दोस्तों, समवर्ती सूची में। आइए नेक्स्ट 8वीं अनुसूची में पढ़ते हैं दोस्तों क्या है। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी 1967 में। इसमें 21वां संविधान संशोधन में सिंधी को 1992 में, 71वां संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 2003 ईस्वी में, 92वां संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो 8 अनुसूची में शामिल किया गया दोस्तों। आइए 9वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं दोस्तों क्या है। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं दोस्तों। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों को न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 ईस्वी को संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उच्च न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है।
आइए 10वीं अनुसूची की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। यह संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में दोस्तों देखेंगे, यह अनुसूची संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची, इस अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र व स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं दोस्तों। आइए संविधान के भाग को याद करेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग हैं एवं उसके अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। आइए, पहला संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक इसकी चर्चा की गई। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक इसकी विशेष चर्चा है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक इसकी चर्चा है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें इसके अनुच्छेद की चर्चा 36 से 51 तक किया गया है। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य के बारे में कहा गया दोस्तों, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 51 के क में है। 5वां है दोस्तों भाग 5 में संघ यानी यूनियन, इसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक इसकी चर्चा की गई है। 6ठा है राज्य, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 152 से 237 तक की गई है। 6ठा में क्या है दोस्तों? राज्य के बारे में चर्चा है, जिसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक इसकी चर्चा की गई है। आइए नेक्स्ट दोस्तों बढ़ेंगे आगे। 7वां, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य यानी अनुच्छेद 238 की निरूपित है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 239 से 242 तक है। भाग 9 में पंचायत की चर्चा के बारे में कहा गया दोस्तों, जिसमें अनुच्छेद 243 की 243 से क से न तक इसकी चर्चा है। भाग 9 के क में है नगर पालिकाएं, यानी 243 के त से लेकर 243 के य छ तक है दोस्तों इसकी चर्चा। भाग 9 के ख में है सहकारिया समिति, यानी 243 के य से लेकर यन तक है दोस्तों। भाग 10 में अनुसूची और जनजातीय क्षेत्र के बारे में इसकी चर्चा अनुच्छेद 244 से 244 के क तक है। भाग 11 में है संघ और राज्य के बीच संबंध, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 245 से 263 तक है। भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविदा और वाद का चर्चा, जिसमें अनुच्छेद 264 से 300 के क तक है दोस्तों। आइए भाग 13 में देखेंगे दोस्तों। भाग 13 में है दोस्तों क्या? भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य एवं समागम, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 301 से 307 तक है। भाग 14 में संघ और राज्य के बीच अधीन सेवाएं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 308 से 323 तक है। भाग 14 के क में अधिकरण की चर्चा है, जिसमें अनुच्छेद 323 का क 323 का ख है। भाग 15 में इलेक्शन यानी निर्वाचन की चर्चा है, जिसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक इसकी चर्चा की गई है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 330 से 342 तक है। भाग 17 में राजभाषा की चर्चा की गई, जिसके अनुच्छेद 343 से 351 तक इसकी चर्चा है। आइए भाग 18 में देखेंगे दोस्तों आपात उपबंध, यानी 352 से 360 तक इसकी चर्चा है। 19 में प्रकीर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 361 से 367 तक इसकी चर्चा है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे 21 से 22। 20 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसमें अनुच्छेद 368 में इसकी चर्चा है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमण काली व विशेष उपबंध, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 369 से 392 तक है। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी व प्राधिकृत पाठ और निरसन, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 393 से 395 तक है। आइए दोस्तों अब 6ठा में पढ़ेंगे देशी रियासतों का भारत में विलय। देशी रियासतों का भारत में विलय क्या है दोस्तों? रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा क्या किया गया? भारत में मिला लिया गया दोस्तों। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की दोस्तों। आइए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों भाग 7 में देखेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 7 में टॉपिक 7 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप के लिए विलय पत्र के पश्चात राजधानी दमन है। आइए अनुच्छेद 1 में देखते हैं दोस्तों क्या है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्य इंडिया तथा राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 कहता है राज्य और उनके राज्यों के क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र संविष्ट होंगे। आइए अनुच्छेद 2 क्या कहता है दोस्तों। अनुच्छेद 2 ये कहता है दोस्तों कि भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे वह नए संघ में नए राज्य का प्रवेश उनकी स्थापना शक्तियाँ प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है नए राज्यों का निर्माण व वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रहेगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों।